हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग EMRS एग्ज़ाम के लिए TGT PGT JSA तथा हॉस्टल वार्डन के लिए टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग EMRS एग्ज़ाम के लिए TGT PGT JSA तथा हॉस्टल वार्डन के लिए टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी सबसे पहले। तो आज हम लोग जियोग्राफी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो भी NVS KVS तथा DSSB में और अदर टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रहों की, जिसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे ही भोर का तारा भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह ये है बुध। तो पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ये है शुक्र। और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, ये भी शुक्र ही है। नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों, पानी की उपस्थिति के कारण। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। और भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, इसे शुक्र को कहा जाता है। शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, ये भी शुक्र को कहा जाता है। साथ ही एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि ब्लू तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसे पृथ्वी को कहा जाता है। रेड प्लैनेट मंगल को कहा जाता है। यदि बात करें क्वेश्चन में आ जाए कि ग्रीन प्लैनेट, तो ये हो जाएगा अरुण। तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट वोल्केनो को डिस्कस करेंगे, मतलब कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी को। तो पहला है माउंट रेजल। ये कहाँ है, ये है कनाडा में और ये परिप्रशांत पेटी पर स्थित है। इसमें बस ये पूछा जाएगा कि कौन सा वोल्केनो कहाँ स्थित है। तो कटमई ये कहाँ पे है, ये अलास्का में है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में है। और माउंट रेनियर ये भी USA में है। माउंट शस्ता ये भी USA में है। कोटोपैक्सी ये कहाँ पे है, ये है इक्वेडोर में। तथा चिम्बेराजो ये भी इक्वेडोर में है। बात करें फ्यूजियामा की, तो ये है जापान में। और माउंट पिनाटुबो ये कहाँ है, ये है फिलीपींस में। तथा स्ट्रोम्बोली ये लिपारी द्वीप कहाँ, इटली में स्थित है। और स्ट्रोम्बोली को ही इटली का लाइट हाउस भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि बात करें एटना की, तो एटना भी इटली में ही है। और विसुवियस भी इटली में है। एटना और स्ट्रोम्बोली ये दोनों इटली के एक्टिव वोल्केनो हैं। लेकिन यदि बात करें विसुवियस की, तो विसुवियस एक डोरमेंट मतलब कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। कोह सुल्तान की बात करें तो ये ईरान में स्थित है। और एलबुर्ज कहाँ है, ये है जॉर्जिया में। तथा सेंट हेलेंस ज्वालामुखी USA में है। और किलिमंजारो तंजानिया में है। किलिमंजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों की। तो रॉकी पर्वत श्रेणी ये उत्तरी पश्चिम अमेरिका में है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, ये है माउंट एल्बर्ट। और बात करेंगे यूराल पर्वत श्रेणी की, तो ये मिडिल रसिया में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, नैरोडनाया है। एटलस पर्वत की बात करें तो ये भी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची श्रेणी कौन सी है, ये है टाउपकल। नेक्स्ट बात करेंगे एल्बुर्ज कहाँ पे है, ईरान में है। इसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है, यह है दामबंद। तथा एल्प्स माउंटेन कहाँ है, ये मध्यवर्ती यूरोप में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यह है माउंट ब्लैंक। नेक्स्ट है हिमालय। हिमालय कहाँ है, ये दक्षिण मध्य एशिया में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। एल्प से एक चीज़ ये याद रखिएगा कि एल्प से निकलती है राइन नदी, जो कि कहाँ, यूरोप में जर्मनी में बहती है। अब हम लोग विश्व की प्रमुख स्थानीय हवाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करेंगे चिनूक की, तो ये USA में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलने वाली गर्म या फिर शुष्क हवा है। ये भी पूछा जाता है कि चिनूक कौन सी हवा है, गर्म है या फिर ठंडी है, तो ये गर्म हवा है। और ये रॉकी के पूर्वी ढाल पर बहती है। बात करें सिमूम की, तो ये अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। और फान की बात करें तो ये एल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है स्विट्जरलैंड में। तो यदि फान के साथ आए, ये कहाँ बहती है, तो ये स्विट्जरलैंड में बहती है। नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्वेस्टर की, तो ये न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म शुष्क तथा धूल भरी हवा है।
अब हम लोग वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट डेजर्ट को डिस्कस करेंगे। तो सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में है। और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी डेजर्ट कहाँ है? तो ये चीन और मंगोलिया में स्थित है। तथा कालाहारी डेजर्ट ये कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में भी नामीबिया और बोत्सवाना में है। बात करें तकला मकान की, तो ये चाइना में स्थित है। तथा थार डेजर्ट ये तो पश्चिमोत्तर भारत और पाकिस्तान में है। अब हम लोग विश्व के प्रमुख गर्त को डिस्कस करेंगे। पहला है मेरियाना गर्त, मतलब कि मेरियाना ट्रंच। ये कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तरी प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेरियाना ट्रंच किस ओशियन में है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक ओशियन में। तो ये है प्रशांत महासागर में, वो भी उत्तरी प्रशांत महासागर में। टोगा ट्रंच कहाँ पे है? तो ये है मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में। और पिटोरिको ये कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में। और सुंडा कहाँ है? ये है पूर्वी हिंद महासागर में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख महासागरीय जल धाराओं की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्मी और ठंड जल धाराओं की। तो गर्म धारा कौन सी है? उत्तरी विषुवत-रेखीय जो जल धारा है, ये गर्म जल धारा कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर में। क्यूरोसियो कैसी धारा है? ये भी गर्म धारा है, ये भी प्रशांत महासागर में बहती है। और उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह तथा एल नीनो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में बहती है, गर्म जल धारा है। अब हम बात करें थी ठंडी जल धारा की। तो क्यूराइल, जिसे ओयोशियो भी कहा जाता है, ये विषुवत रेखीय जल धारा ठंडी जल धारा है। तो यहाँ पे क्यूरोसियो गर्म है तथा क्यूराइल ठंडी है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। यदि बात करें कैलिफोर्निया की जलधारा की, तो ये भी एक ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट या फिर पेरुवियन की जलधारा, ये पेरू के तट पर बहती है, इसलिए इसे पेरुवियन जलधारा भी कहा जाता है। और ये प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। तथा ओखोटस, ये भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अब हम लोग बात करेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की। तो इसमें पहले हम लोग बात करेंगे गर्म जलधाराओं की। तो जिसमें है उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, ये भी गर्म जलधारा है। और फ्लोरिडा की धारा तथा दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा, ये दोनों ही गर्म जलधाराएं। यदि हम बात करेंगे ठंडी जलधाराओं की, तो इसमें आता है लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुला की जलधारा तथा पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ये तीनों ही बहती हैं अटलांटिक महासागर में। और ये तीनों ही ठंडी जलधाराएं हैं। इंडियन ओशियन की गर्म और ठंडी जलधाराओं को डिस्कस करेंगे। तो पहला है दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा, ये एक गर्म करंट है। और मोजाम्बिक की जलधारा, ये भी एक वार्म करंट है। तथा अगलुहास की जलधारा तथा सोमाली की जलधारा, ये भी एक वार्म करंट है। यदि बात करें ठंडी जलधारा की, तो इसमें आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और पश्चिमी पवन प्रवाह की धारा। ये दोनों ही हिंद महासागर में बहने वाली ठंडी जलधाराएं हैं। अब हम लोग विश्व के प्रमुख द्वीपों को डिस्कस करेंगे, कौन से द्वीप की कहाँ अवस्थिति है। तो पहला है ग्रीनलैंड, कहाँ स्थित है? ये आर्कटिक ओशियन में स्थित है। बैफिन द्वीप, जो कि कनाडा का है, ये उत्तरी आर्कटिक महासागर में स्थित है। तथा आइसलैंड, ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। और होंशु द्वीप, जो कि जापान का है, ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तथा बोर्नियो, ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। और बात करें मेडागास्कर की, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। तो सभी द्वीप को अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगरों की। तो पहले है ओटावा, ये ओटावा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है ओटावा शहर? कनाडा में है। और नाइल रिवर, ये अफ्रीका में बहती है और इस पर स्थित है खार्तूम शहर, जो कि सूडान का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइल पर ही स्थित है काहिरा, जो कि मिस्र यानी कि इजिप्ट का शहर है। और टिबेर यानी कि टाइबर नदी पर स्थित है रोम, जो कि इटली की कैपिटल है। थेम्स, जो कि लंदन नदी के किनारे स्थित है। और सियन, ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस सियन नदी के तट पर बसा है। और यदि बात करेंगे मस्कोवा की, तो ये रूस की कैपिटल मॉस्को मस्कोवा नदी पर ही स्थित है। बात करेंगे डेन्यूब नदी के, तो इस पर स्थित है बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की कैपिटल है। डेन्यूब के बारे में एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि ये यूरोप की 10 देशों से होकर गुजरती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे टिग्रिस रिवर, इस पर स्थित है बगदाद शहर, जो कि इराक का है। और यांग टिसिक्यांग, इस पर स्थित है चाइना का शंघाई शहर। और रावी नदी पर स्थित है लाहौर, जो कि पाकिस्तान का है। और सिंधु नदी पर स्थित है, ये भी कराची, पाकिस्तान का। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख रेल मार्गों की।
तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह सेंट पीटर्सबर्ग व व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग ये सिडनी और पर्थ को जोड़ता है तथा केप काहिरा रेल मार्ग ये काहिरा और केप टाउन को जोड़ता है जो कि साउथ अफ्रीका में है। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग ये हैलिफैक्स और प्रिंस रूपर्ट को जोड़ता है तथा मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग ये सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क को जोड़ता है तथा दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग ये लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क को जोड़ता है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट जल डमरू मध्य मतलब कि स्टेट को डिस्कस करेंगे। कौन सा स्टेट कहाँ स्थित है और किस किस भूभाग को अलग करता है। तो पहले बात करेंगे पाक स्टेट, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से संबंधित है और ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जिब्राल्टर की बात करेंगे तो ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर जो कि यूरोप में स्थित है, और यह मोरक्को जो कि अफ्रीका में है और स्पेन जो कि यूरोप में है। तो इसमें कह सकते हैं मोरक्को को स्पेन से या फिर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है कौन सी, जिब्राल्टर स्टेट। नेक्स्ट बात करेंगे मलक्का की, तो ये जावा सागर और बंगाल की खाड़ी से संबंधित है और ये मलय तथा सुमात्रा को पृथक करता है। नेक्स्ट बात करेंगे बेरिंग जल संधि जो कि यूएसए में है, ये आर्कटिक सागर तथा बेरिंग सागर से संबंधित है और ये रूस और अलास्का को अलग करता है। अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पड़ोसी देशों के साथ भारत की लंबाई को डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, जिसमें है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व फिर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बात करेंगे चाइना की, तो चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आदि अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान, पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब व फिर जम्मू कश्मीर। और यदि बात करें तो नेपाल की, तो नेपाल से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करेंगे म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। याद रखिएगा मणिपुर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व फिर अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक है लद्दाख और इसका भी पाक अधिकृत भाग। अब हम लोग हिमालय की प्रमुख चोटियों को डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की जो कि नेपाल में है, और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, मकालू, मकालू कहाँ है, नेपाल में है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है तथा नंगा पर्वतीय जम्मू कश्मीर में है। इसका हाइट भी याद रखिएगा, तो सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट 8848.86, तो ये सभी याद रखिएगा। अब हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है काराकोरम दर्रा, कहाँ पर है, लद्दाख में है। पीर पंजाल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा ये भी लद्दाख में है तथा बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो काराकोरम और लद्दाख, तो काराकोरम और जोजिला हमने कहाँ पढ़ा, लद्दाख में, तथा पीर पंजाल और बनिहाल कहाँ पढ़ा, जम्मू कश्मीर में। अब बात करेंगे रोहतांग दर्रे की और बाड़ा लाचला दर्रे की, तो ये दोनों ही हैं हिमाचल प्रदेश में। तथा लिपू लेक, माना नीति, तो क्या लिपू माना नीति ये कहाँ है, उत्तराखंड में। बोलिए, लिपू माना नीति, लिपू माना नीति कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है। तुजू दर्रा कहाँ पर है, मणिपुर में है। तथा पांग साउ दर्रा कहाँ है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अब हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे सिंधु नदी की, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। और चेनाब की बात करें तो ये लाहुल में, लाहुल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, लाहुल में बारा लाचला दर्रे के निकट से निकलती है। बारा लाचला दर्रा कहाँ पर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, कांगड़ा जिले में, हिमालय के पास, रोहतांग दर्रे के निकट। ये भी कहाँ पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। बात करें यदि गंगा नदी की, तो ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से यानी कि केदारनाथ चोटी से इसका उद्गम स्थल है। और यमुना ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, टिहरी गढ़वाल जिले से। गोदावरी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। तथा कृष्णा नदी महाबालेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। और कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी पर्वत, कुर्ग जिला, कर्नाटक से निकलती है। अब हम लोग भारत की नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगरों को डिस्कस करेंगे। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना पर।
कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है चेमायुंगटिंग ग्लेशियर से निकलती है। हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा। कानपुर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। नासिक ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। और उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर। श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। डिब्रूगढ़ असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। मूसी किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। और संबलपुर ओडिशा में है और ये महानदी पर स्थित है। और दिल्ली यमुना नदी पर स्थित है। तो दिल्ली और आगरा ये दोनों ही यमुना नदी पर स्थित है। पटना गंगा नदी पर स्थित है। इलाहाबाद ये भी गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। और विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर स्थित है तथा वाराणसी गंगा नदी पर स्थित है। और लखनऊ स्थित है गोमती पर। गोमती पर और कौन सा शहर है? सीतापुर है और जौनपुर भी है। अब हम लोग भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और इससे संबंधित राज्य कौन सा है? पंजाब हरियाणा राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश। बात करें यदि काकरापारा की तो यह है तापी नदी पर गुजरात में। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। दुल्हस्ती परियोजना ये भी चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। बात करेंगे राणा प्रताप सागर की तो ये है चंबल नदी पर। कहाँ? राजस्थान में। और शिव समुद्रम ये कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर कर्नाटक में। तथा घटप्रभा नदी पर ही स्थित है कर्नाटक में। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा पर। ये यूपी और एमपी में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। तथा इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, केरल पर स्थित है। तथा दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। बात करेंगे हीराकुंड डैम की तो ये महानदी पर है उड़ीसा में। तथा तुंगभद्रा नदी पर है कर्नाटक और तेलंगाना में। जो तुंगभद्रा है ये कृष्णा की सहायक है, ये भी याद रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग भारतीय कृषि और पशुपालन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे भारत में हुई विभिन्न कृषि क्रांतियों की। तो कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति ये संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडे उत्पादन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली प्याज और मांस उत्पादन से। तथा सुनहरी क्रांति संबंधित है फल और सब्जी उत्पादन से। और गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। बात करें यदि श्वेत क्रांति की तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। तो पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा रजत वो संबंधित है किससे? अंडे से। और श्वेत किससे संबंधित है? दुग्ध से। तो दोनों ही वाइट होता है लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि बात करें भूरी क्रांति की तो ये संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। और पीली क्रांति येलो क्या होती है? सरसों। ये संबंधित है तिलहन उत्पादन से। रेड क्रांति ये टमाटर या फिर मांस उत्पादन से संबंधित है। पिंक हम लोगों ने देखा वो भी मछली झींगा मछली या फिर प्याज या फिर मांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति की बात करें तो वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति ये संबंधित है बागवानी से। अब हम लोग भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसमें कोया गोंड सवारा चेचू तथा सुगाली। चेचू और सुगाली इंपॉर्टेंट है, आई है एग्जाम में, इसलिए ये याद रखिएगा। कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पे मिलती है डाफला मिश्मी और अबोर जनजातियाँ। और असम में पाई जाती है मिकिर बोडो कछारी सोनवाल तथा राभा जनजाति। और मिजोरम में मिलती है मिजो पावी और चकमा जनजाति। चकमा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो चकमा संबंधित है मिजोरम से। और मुंडा हो ओरांव संथाल और भुइया ये संबंधित है बिहार और झारखंड से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। बात करेंगे गुजरात की तो गुजरात में पाई जाती है मील चांदरी ढांचा ढोडिया और बुबला। तथा हिमाचल प्रदेश में कुनौर भोट पांगवाला गद्दी जनजाति। मेनली गद्दी पूछी जाती है, ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। तथा गोंड और भील कोल ओराव ये संबंधित है एमपी और छत्तीसगढ़ से। यूपी का हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, यूपी और उत्तराखंड का। तो इसमें भुइया बुक्सा थारू मांझी भोटिया कोरबा और खरवार ये सभी यूपी और उत्तराखंड से संबंधित है। कर्नाटक में पाई जाती है मराठी कुरुव नायकडा तथा कोरगा जनजाति।
भील ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। मणिपुर में टोंगखुल माओ, माओ इम्पॉर्टेंट है, मणिपुर से रिलेटेड, अच्छे से इसको याद रखिएगा। नागालैंड में नागा, डिम्सा या कुकी जनजाति, तो कुकी इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, नागालैंड से। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे मुंडा, संथाल, गोंड, खोंड, ओरांव ये सभी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की जनजातियाँ याद रखिएगा। राजस्थान की भील तथा खारी और गरसिया जनजाति पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु की जो मलयाली, इरुल और कट्टू नाटकन जनजाति है, ये नाम से ही क्लियर है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है चकमा, हलाम और जमतिया मग, ये कहाँ है, ये त्रिपुरा से संबंधित है तथा गारो खासी जयंतिया मेघालय से है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय में और जनजाति भी हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में ओरांव, संथाल, भूमिज, मुंडा तथा कोरवा जनजाति पाई जाती है, तो मुंडा और कोरवा अच्छे से याद रखिएगा, संबंधित किससे है, पश्चिम बंगाल से। अब हम लोग NVS, KVS तथा DSSB में ज्योग्राफी से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बात कर रहा है क्षुद्र ग्रह की, तो क्षुद्र ग्रह चट्टान या फिर धातु के बने बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट है कि फोबोस और डिमोस ये क्या है, तो ये मंगल के दो चंद्रमा हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा शुक्र। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना आगे है, तो ये हो जाएगा 5 hours 30 minutes। नेक्स्ट बात करेंगे उष्ण कटिबंध किन अक्षांशों के बीच होता है, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में। नेक्स्ट है किसे भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है देशांतरी कोणीय दूरी को मापता है। नेक्स्ट है देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा आधि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम को। नेक्स्ट है इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो इसमें हो जाएगा बेरिंग की खाड़ी। दो देशांतर रेखाओं के बीच समयांतर होता है कितने का, तो 4 मिनट का। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा माजुली नदी द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र पे बना है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है कौन सा, तो ये हो जाएगा माजुली नदी द्वीप। कहाँ पर है, असम में है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल किसको किसको अलग करता है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ फ्रांस को साउथ इंग्लैंड से अलग करता है। नेक्स्ट है विश्व, नेक्स्ट बात कर रहा है यह डेल्टा विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है और यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है, तो ये कौन से डेल्टा की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है गंगा डेल्टा की। नेक्स्ट है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है कौन सा, तो हो जाएगा बैरन द्वीप। कहाँ पर है, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। ये है कहाँ पे, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कहाँ है, तो ये हो जाएगा जावा ट्रंच में। नेक्स्ट है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना, ये क्या कहलाता है, मतलब कि एक दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जो जल होता है वो गिरता है और उठता है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, तो वो ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट है आंतरिक हिमालय की बात कर रहा है, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो हो जाएगा 6000 मीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वो स्थल मंडल कहलाता है। नेक्स्ट है वह कौन सी नदी है जो चाइना, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तो इसमें हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी और ये चेमा युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट बात करेंगे वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के उचित प्रतिशत कितना होगा, तो ये पाई जाती है 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर पूर्वी तंजानिया में किस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन्न लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा माउंटेन ऑफ गॉड। नेक्स्ट है दुनिया की छत किसे कहा जाता है, तो ये पामीर की पठार को कहा जाता है। वह जमा राशि जो अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो वो ड्रमलिन है। नेक्स्ट है हिमोड़ निर्मित होते हैं, तो ये ग्लेशियर क्षेत्र में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये हो जाएगा लेक बैकाल। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहते हैं, तो ये स्ट्रेट कहलाती है। तो जो स्ट्रेट होती है ये 2 समुद्रों को जोड़ती है, साथ ही जो 2 स्थल खंड होते हैं उनको सेपरेट करती है।
पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर नियंत्रित करता है किसको? तो ये पराबैंगनी विकिरण को नियंत्रित करता है। और ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? तो ये वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, मतलब कि समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सहारा डेजर्ट। कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कहाँ पे काक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो ये तंजानिया में है। नेक्स्ट है, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। वह शहर जो भूमध्य रेखा के निकटतम है तो सिंगापुर है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा वेटिकन सिटी। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल भी वेटिकन सिटी ही है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो हो जाएंगे 7 महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो ये दक्षिण अफ्रीका की। विश्व में सोना सर्वाधिक उत्पादित करता है चाइना। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का जो टेम्परेचर होता है वो लंबी अवधि के लिए सामान्य स्तर से ऊपर बने रहने पर जो बनने वाली नियमित जलवायु पैटर्न है वो क्या कहलाती है? तो वो एल नीनो कहलाती है। सीढ़ीदार खेत क्षेत्रों में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पहाड़ी ढलानों पर पाए जाते हैं। जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये मौसम संबंधी सूखा है। मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये हो जाएगा हेलोफाइट के रूप में। हरिकेन क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है। तो चक्रवात को किस देश में हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा यूएसए। कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ। डूरंट किसके किसके बीच में है? तो वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में। मेघालय की कैपिटल क्या है? तो ये है शिलोंग। छोटे अंडमान को उत्तरी अंडमान से अलग करता है तो ये दक्कन जल संधि मतलब डंकन पैसेज। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो अंडमान द्वीप समूह में निवास करती है। भारत कहाँ स्थित है? तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये 29 नंबर का राज्य बना था 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच अंतर होता है 5.5 घंटे का। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य के बारे में पूछा है तो हो जाएगा हरियाणा और यूपी। भारत और चाइना के बीच निर्धारित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा मैकमोहन लाइन। मिजोरम की कैपिटल पूछा है तो हो जाएगा आइजोल। पीर पंजाल पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी है तो ये है इंद्रासन पर्वत। पहाड़ी यह श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है तो हो जाएंगी मैकाल पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है तो हो जाएगा महेंद्रगिरी। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश भारत की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कहाँ पर है ये? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। उत्तर से दक्षिण की और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए तो सबसे उत्तर में आएगा। ये उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की बात कर रहा है तो हो जाएगा सिंधुदुर्ग। कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है। ऊटी तमिलनाडु में है। मन्नार ये भी तमिलनाडु में है। सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति क्या कार्य करता है? तो हो जाएगा अरावली श्रेणी। महानदी का उद्गम कहाँ से है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। किस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। कौन सी खारे पानी की झील है? सांबर झील है, राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? ओडिशा में है, चिल्का लेक। मांजरा किस नदी की सहायक नदी है? तो हो जाएगा गोदावरी की और ये महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है। जास्कर किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। और भीमा ये कृष्णा की सहायक नदी है जो कि कर्नाटक में महाबलेश्वर से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। शिव समुद्र में एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है कावेरी नदी के द्वारा।
और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात भी है। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा यमुना नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो ये सांगपो के नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य में ज़्यादातर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? राजस्थान में। भारत में प्याज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र की। और भारत का वह क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल रायलसीमा। कोरोमंडल कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसके पीछे हटने का कारण है तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा। तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं, तो ये हो जाएगा जलोढ़। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल और आसिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा दक्कन के पठार की। किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो हो जाएगा कर्नाटक में। और रेशम का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। झूमिंग क्या है? तो झूमिंग एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। भारत में श्वेत क्रांति के लिए किन्हें अग्रसर माना जाता है? तो हो जाएंगे वर्गीस कुरियन। और हरित क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो स्टार लगा लीजिए, आना ही है। ओंकारेश्वर योजना किस नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है नर्मदा नदी से। और हीराकुंड का संबंध ये महानदी से है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तेलंगाना में। जादूगुड़ा किसके लिए जाना जाता है? तो ये यूरेनियम भंडारण के लिए। और दुनिया के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। तटीय तमिलनाडु में स्थित कुडानकुलम परमाणु बिजली संयंत्र भारत में कितने मेगावाट बिजली पैदा करने वाली इकाई है? तो ये हो जाएगा 1000 मेगावाट। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है भिलाई में। किस राज्य में अलौह धातुओं जस्ता और तांबे के बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान का खेतरी क्षेत्र तांबे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन एक लौह अयस्क है? तो ये हो जाएगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब हम लोग इकोनॉमिक्स से जुड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि ये हमारे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही हम लोग इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट समितियों की बात करेंगे, जिसमें पहला है गरीबी अनुमान संबंधी समितियां। तो स्वतंत्रता के बाद से अब तक गरीबी से संबंधित 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है, जिसमें पहला था योजना आयोग कार्य समूह, जिसका गठन किया गया था 1962 में। वीएम दांडेकर और एन रथ समिति 1971 में, जिसका गठन किया गया था। अलग समिति का गठन किया गया था 1979 में। लकड़ावाला समिति का गठन किया गया था 1993 में। तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था 2009 में। तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था 2009 में। और रंगराजन समिति का गठन किया गया था 2014 में। और ये सभी गरीबी से संबंधित समितियां हैं, और ये सभी गरीबी अनुमान संबंधी समितियां हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन गरीबी अनुमान संबंधी समितियां हैं? तो ये 6 हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे भारत में स्थापित प्रमुख बैंकों की। कौन से बैंक की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला है पंजाब नेशनल बैंक, जिसका गठन किया था 1894 में, सबसे पहले गठन किया गया था। फिर बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की 1906 में। 1905 में होता है बंगाल का विभाजन, और 1906 में होती है बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। और यदि बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसका गठन किया गया था 1908 में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1911 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भारतीय स्टेट बैंक, इसका गठन किया गया था 1955 में। मतलब कि हमारे संविधान लागू होने के 5 साल बाद। IDBI बैंक की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1964 में। और ICICI बैंक का गठन किया गया था 1994 में। HDFC बैंक का गठन किया गया था 1994 में। और एक्सिस बैंक का गठन किया गया था 1993 में।
अब हम लोग बैंकिंग सेक्टर में सुधार से संबंधित विभिन्न समितियों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है एडी गोरावाला समिति का गठन किया गया था 1952 में, और इसका गठन किया गया था एसबीआई की स्थापना के लिए। और गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था ग्राहक सेवा में सुधार के लिए, तथा एक घोष समिति का गठन किया गया था बैंकों में जो धोखाधड़ी थी उसे रोकने के लिए। तारापुर समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका गठन किया गया था पूंजी खाता की परिवर्तनीयता के लिए, तथा वाईवी रेड्डी समिति का गठन किया गया था छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए। पीआर नायक समिति का गठन किया गया था लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्धता के लिए। और आर के गुप्ता समिति का गठन किया गया था कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार के लिए। साथ ही खन्ना समिति की बात करें तो इसका गठन किया गया था एनपीए की रूपरेखा में परिवर्तन से संबंधित। और प्रथम नरसिंघम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1991 में आई थी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। द्वितीय नरसिंघम समिति आई थी 1998 में, ये भी बैंकिंग सेक्टर से थी। और सशक्त कमेटी मतलब कि सुनील मेहता, ये एनपीए से संबंधित थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है और आगे भी आ सकता है, पूछ लेगा कि नरसिंघम समिति किससे संबंधित थी, तो ये हो जाएगा ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित थी। अब हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं और उनके प्रमुख संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया था 25 सितंबर 2014 को, और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत को विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना। ईयर याद रखिएगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में लाया गया था, और 2014 में ही चलाया गया था स्वच्छ भारत अभियान भी। प्रधानमंत्री जनधन योजना भी लाई गई थी 28 अगस्त 2014 को, और यह सभी परिवारों तक वित्तीय समावेशन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लाई गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न योजना, ये भी 25 सितंबर 2019 को लाई गई थी, और यह शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को बढ़ाकर निर्धनता को कम करने के लिए लाई गई थी। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात कर रहा था, ये लाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, और ये ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए लाई गई थी। और बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाया गया था 22 जनवरी 2015 को। इसमें भ्रूण हत्या को रोकना, साथ ही महिला शिक्षा को बढ़ाना और उनका सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट है बीमा सुरक्षा योजना लाई गई थी 2015 को। इसमें 18 से 70 वर्ष आयु के लोगों के लिए साधारण बीमा या फिर दुर्घटना बीमा में 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है पीएम ज्योति बीमा योजना लाई गई थी 2015 में, और इसमें 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख के जीवन बीमा का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है अमृत योजना लाई गई थी, और ये भी 2015 में लाई गई थी, और इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों को आधारभूत संरचना व अन्य सुविधाओं का विकास करना था। नेक्स्ट बात करें यदि हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो ये 15 जुलाई 2015 को लाई गई थी, और इसमें युवाओं को व्यावसायिक व तकनीकी ज्ञान के रूप में कौशल विकास की शिक्षा दिलाना था। बात करें यदि हम सहज योजना की, तो ये भी 2015 में लाई गई थी, और इसमें नए एलपीजी उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा लाने के लिए ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। तो बेसिकली जो सहज योजना थी वो ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित थी। नेक्स्ट बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल अर्बन मिशन लाया गया था 2016 में, और इसमें गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना था। सबके लिए गैर शहरी योजना लाई गई थी 2015 में। इसमें शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र मतलब कि जो मलिन बस्तियां थीं उनके निवासी व निर्धन व्यक्तियों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना था। और सेतु भारतम योजना लाई गई थी 2015 में। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करने के लाई गई थी सेतु भारतम योजना। उज्ज्वला योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही न्यूज़ में रहा है, और ये 2016 में लाई गई थी, और इसमें बीपीएल परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान कराना था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में आई थी। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना थी। यह सौभाग्य योजना 2017 में आई थी। ये हर घर बिजली योजना का इसके तहत शुभारंभ किया गया था। भारतमाला परियोजना 2017 में लाई गई थी। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज तथा पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे से इतर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना था।
तो बेसिकली जो भारतमाला परियोजना थी ये राष्ट्रीय राजमार्गों नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के लिए लाई गई थी। भारत नेट इसे 2017 में लाया गया था और इसमें 2019 तक देश के सभी पंचायतों तक उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन सुविधा उपलब्ध करानी थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लाई गई थी। इसमें 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक की तृतीयक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने की राष्ट्रीय जीवन स्वास्थ्य योजना थी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी घोटाला सामने आया है इस योजना में, मतलब कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, तो में भी ये आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम किसान योजना की। तो ये भी 2018 में लाई गई थी और इसमें सभी भूमि जोत वाले कृषक पात्रों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये 2020 में आई थी और इसमें जो कोविड-19 महामारी थी उसके कारण जो अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के उत्पन्न चुनौती के समाधान के लिए छोटे दुकानदारों के लिए ऋण योजना थी। मतलब कि बेसिकली ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब हम लोग इकोनॉमी के केवीएस, एनवीएस तथा DSSS में आए हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है जीडीपी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या फिर बाजार मूल्य है। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा है तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें बताया भी गया है कि जीडीपी क्या है, तो ये किसी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर, मतलब भारत है तो भारत के अंदर उत्पादित जो सभी तैयार वस्तुएं और सेवाएं हैं इनका कुल मौद्रिक या फिर बाजार मूल्य, यही क्या कहलाता है, जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या है, तो ये सरकार पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के लिए। अप्रत्यक्ष कर का क्या उदाहरण है, तो ये जो उत्पादन कर है ये एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। माल और सेवा कर मतलब कि जीएसटी की बात करता है, तो ये भारत में कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये हुई थी जुलाई 2017 में। उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून कौन सा था, तो ये था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कानून। वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बैंक दर कहा जाता है। NACH प्रणाली का उपयोग सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के लिए थोक लेन देन करने के लिए किया जाता है। तो NACH बेसिकली इसका फुल फॉर्म पूछा है तो यह है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो NACH मतलब N स्टैंड फॉर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध ओवरनाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वह रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी के बिक्री के माध्यम से निजीकरण को क्या कहा जाता है, तो इसे विनिवेश कहा जाता है। परंपरागत रूप से एक व्यावसायिक उद्यम क्या कहलाता है, जो मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से लाभ कमाता है, सामान सस्ता खरीदता है और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचता है, तो ये व्यापारिक कहलाता है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया था, तो ये किया गया था पंजाब नेशनल बैंक में। बैंक मुख्यतः बैंक चेकों की प्रोसेसिंग में किस डेटा इनपुट विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं MICR का। RBI का विस्तारित रूप पूछा है तो RBI स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो इस पे होते हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का। और भारत के संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है 280 आर्टिकल के तहत। मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है इसमें गिरावट लाने वाली जो वस्तुएं और सेवाएं इनके मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मुद्रास्फीति। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है, तो हो जाएगा सेबी। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा विनिमय प्रणाली। मतलब कि धन का प्रयोग नहीं होगा, वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। जैसे कि कोई चीज़ कोई वस्तु दे के और दूसरी वस्तु का लेना, ये विनिमय प्रणाली होगी।
अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति मतलब कि हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम क्या होगा, तो इसमें मुद्रा की कीमत में गिरावट होगी। और भारत सरकार के द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो ये सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। बैंकों में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, तो ये सावधि जमा कहलाती है। भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। तो जो 1 रुपये का नोट होता है और जो 1 रुपये का सिक्का होता है तथा जो 50 पैसे का सिक्का होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। पूछा है नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है, तो नीति का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसमें हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2015 में। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। विश्व बैंक का पूरा नाम पूछा है, तो विश्व बैंक का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो यह है वित्त मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा देश के निर्यातकों और आयातकों के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है, तो यह है निर्यात मित्र ऐप। देश में नवी पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी, तो यह की गई थी 1997 में शुरुआत हुई थी इसकी। भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये पीसी महालनोबिस को माना जाता है। और भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो ये थी 2007 से 2012। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था, तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी, 2014-15 में की गई थी। और सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी कब, तो ये की गई थी बजट 2010 से 11 में। बात करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि एमएसपी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कृषि से। और समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं, तो ये सार्वजनिक संपत्ति संसाधन कहते हैं। भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कहाँ कार्यरत है, तो यह है कृषि क्षेत्र में, जो कि तृतीय क्षेत्र है। मतलब कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं, कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो कृषि आता है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है, तो हो जाएगा घरेलू। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है, तो यह है हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सी है, तो स्त्रियों की है 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक क्या है, तो हो जाएगा लिंगानुपात। भारत में जनसंख्या का औसत जनघनत्व क्या है, तो यह हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत की जो जनगणना है 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए क्या सही है, तो हो जाएगा 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वास्तविक साक्षरता दर कुल जनसंख्या के 7 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के व्यक्तियों की है, तो हो जाएगा 74.04%। और अशोधित जन्म दर मतलब कि सीबीआर को पूछा है, तो सीबीआर को किस रूप में निरूपित किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा CBR = BI/2 × 1000। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें प्रमुख मेले और त्योहारों की बात करेंगे। ओणम ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है केरल में। और उगादी किससे संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना से संबंधित है। भोगाली बिहू या फिर रुगाली बिहू ये फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम से संबंधित है। और लोसार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सिक्किम और असम राज्य से संबंधित है। और यदि बात करें लट्ठमार होली की, तो ये हो जाएगा मथुरा, कहाँ, बरसाना में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। तथा रथ यात्रा उत्सव पूरी ओडिशा में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में। और सोनपुर मेला जिसे पशु मेला भी कहा जाता है बिहार में लगता है। माघ मेला ये लगता है प्रयागराज में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। रामायण मेला लगता है चित्रकूट श्रृंगवेरपुर जो कि प्रयागराज में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर से संबंधित है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में। महाकुंभ या फिर कुंभ ये भी प्रयागराज में। और हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, और नासिक महाराष्ट्र में लगते हैं। तो गणेश चतुर्थी किस राज्य से संबंधित है, ये संबंधित है महाराष्ट्र से। और बैसाखी संबंधित है पंजाब से। गणगौर संबंधित है राजस्थान से। छठ पूजा संबंधित है बिहार से। और दुर्गा पूजा संबंधित है कहाँ से, पश्चिम बंगाल से।
अब हम लोग प्रमुख राज्य क्षेत्र और उनके लोक नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है छऊ। उड़ीसी भी है, चैती, घोड़ा भी है और घूमरा भी है। घूमर नहीं है, घूमर राजस्थान का है, घूमरा कहाँ का है? उड़ीसा का है। मोहिनी अट्टम जो कि शास्त्रीय नृत्य है केरल का। कथकली ये भी शास्त्रीय नृत्य है केरल का। और थुलाल और ओट्टम ये भी केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी, बादकम्मा, मथुरी और बोमुलू संबंधित है आंध्र प्रदेश से। और बागुरुम्बा, बिहू, महारास, झुमुरा, बिहू मेनली याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है? असम से। कर्मा, झूमर, गौडी, नवारानी, टपाली, गौर, मारिया ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। तो इसमें कर्मा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। यूपी का है नौटंकी, झूला, रासलीला, कजरी, चरकुला, जैता, जांगर आदि संबंधित है उत्तर प्रदेश से। तथा बिहार से संबंधित है सोहर, खिलौना, झिझिया, जाट, जाटिन तथा झुमरी। और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, कवाड़ी और कुमी, ये सभी तमिलनाडु से संबंधित हैं। मणिपुर से है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य रखाल, महारास, थांगटा, पुंग तथा चोलम आदि। और महाराष्ट्र में है पुवाड़ा, मौजी, दही कला तथा दशावतार। अब हम लोग भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे सरोद की, तो इससे संबंधित है अमजद अली खां, अयान अली खां, विकास महाराज, मुकेश शर्मा और पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता। तो इसमें अमजद अली खां का कई बार पूछा है, इनको याद रखिएगा, ये संबंधित है सरोद से। तो क्वेश्चन आएगा अमजद अली खां कौन है? तो ये एक सरोद वादक है। तबला से कौन संबंधित है? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किशन महाराज, फैयाज खां, जाकिर हुसैन, अल्लाह रख खां तथा शंकर घोष। तो इसमें जाकिर, किशन महाराज, फैयाज खां तो अच्छे से याद ही रखिएगा। और बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और संतोष संत। सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलायत खां, पंडित उमा शंकर मिश्र, शाहिद परवेज और मंजू मेहता। वीणा से बात करें तो वीणा से संबंधित है सुंदरम, बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन। शहनाई से संबंधित है बशमिल्ला खां, अली अहमद, हुसैन खां। और संतूर वादक थे शिव कुमार शर्मा तथा तरुण भट्टाचार्य। अब हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय लेखक और उनकी कृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौटिल्य की बात करेंगे तो इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र और विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र। तथा कालिदास जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम आदि। कल्हड़ द्वारा रचित है राजतरंगिणी और देवता व्यास के द्वारा रचना की गई है महाभारत की। रामायण की रचना की गई है वाल्मीकि के द्वारा और हर्षचरित रचित है बाणभट्ट के द्वारा। तथा शाहनामा की रचना की है फिरदौसी ने। अबुल फजल इन्होंने रचना की है आईने अकबरी या फिर अकबरनामा की। गुलबदन बेगम के द्वारा रचना की गई है हुमायूं नामा की। अलबरूनी द्वारा रचित है किताबुल हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। प्रेमचंद्र की बहुत इंपॉर्टेंट है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रम। महात्मा गांधी के द्वारा रचित है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और बुद्ध चरित, ये रचना की गई है अशोक घोष के द्वारा। तथा शूद्रक द्वारा रचित है मृच्छकटिकम जो कि मिट्टी का खिलौना भी है। वात्स्यायन द्वारा रचित है कामसूत्र और अष्टाध्यायी की रचना की गई है पाणिनि के द्वारा। मुद्रा राक्षस रचित है विशाख दत्त के द्वारा और जयदेव द्वारा रचना की गई है गीत गोविंद की। तथा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचना की गई है देवदास, चरित्रहीन और श्रीकांत की। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे विश्व नम मतलब कि आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तथा विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। साथ ही 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस मतलब कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तथा राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। तथा विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये मनाया जाता है
12 नवंबर को और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। 1 दिसंबर इस दिन मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस और 10 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अब हम लोग भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख व्यक्तियों को डिस्कस करेंगे जिनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को सबसे पहले दिया गया था भारत रत्न 1954 में। डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था 1955 में। गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1957 में और इंदिरा गांधी जी को दिया गया था 1971 में तथा खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, ये प्रथम विदेशी थे और इन्हें 1987 में दिया गया था भारत रत्न। सचिन रमेश तेंदुलकर सबसे कम उम्र में एवं चिंतामणि गणेश नागेश रामचंद्र राव को दिया गया था 2014 में और अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था 2015 में तथा प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जी को दिया गया था 2019 में। साथ ही हम लोग रिसेंट के दिए गए प्रमुख अवार्ड्स को करंट अफेयर के सेशन में भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो कृष्णा सोबती को दिया गया था 2017 में हिंदी साहित्य के लिए। अमिताभ घोष को दिया गया था 2018 में अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया था और अकीतम अच्युतन नंबूदरी को 2019 में दिया गया था मलयालम साहित्य के लिए तथा नीलमणि फूकन को दिया गया था 2021 में असमी साहित्य के लिए और दामोदर मौजो को 2022 में दिया गया था 2022 में दिया गया था कोंकणी साहित्य के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे तो देविका रानी को सबसे पहले दिया गया था 1961 में, वीरेंद्र नाथ सरकार को दिया गया था 1970 में और पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था 1971 में। पंकज मलिक को 1972 में और मनोज कुमार जी को दिया गया था 2015 में तथा कसीन दुनी विश्वनाथ को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था 2016 में। विनोद खन्ना जी को दिया गया था 2017 में, अमिताभ बच्चन जी को 2018 में तथा रजनीकांत 2019 में और 2020 की बात करें तो 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था आशा पारेख जी को। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, मतलब कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें टोटल देश हैं 193, 193rd मेंबर बना था दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी मेंबर कितने हैं तो 5 हैं। कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रसिया, USA और ब्रिटेन। तो इसमें 5 स्थायी मेंबर हैं। स्थायी मेंबर पूछ सकता है तो स्थायी मेंबर को याद रखिएगा। तो क्या भारत यूएनओ का स्थायी मेंबर है? तो भारत नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है हेग, नीदरलैंड में। और प्रेजेंट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कितने हैं? तो ये हैं दलबीर भंडारी, जो कि 2018 से 2027 तक हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख महासचिव कौन है? तो यह एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। अब हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख हेडक्वार्टर और उनकी स्थापना वर्ष को डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WTO, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि USA में है। और विश्व बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसकी भी स्थापना हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अच्छा, ये सभी क्या है? ये सभी इसकी कैपिटल्स है, मतलब कनाडा की कैपिटल मॉन्ट्रियल, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। ओपेक, मतलब कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ये, और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। तथा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो से एक चीज़ याद रखिएगा, इसका हाल ही में एक मेंबर बना है फिनलैंड, तो इसमें पूछा भी गया था प्रीवियस कुछ एग्जामों में, तो इसको याद रखिएगा कि नाटो का जो नया मेंबर बना कौन है, तो वो है फिनलैंड। बात करेंगे सार्क की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है। बात करेंगे फीफा की।
फीफा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। और एससीओ संघाई सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग जो कि चाइना में है और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। अब बात करेंगे आसियान की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। और ब्रिक्स, इसकी भी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। अब हम लोग प्रमुख खेल तथा उनसे जुड़े प्रमुख कप और ट्रॉफियों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। पहले बात करेंगे हॉकी की, तो हॉकी में दिया जाता है रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, ये महिलाओं से संबंधित है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी तथा इंदिरा गांधी गोल्ड कप। बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंट कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी जिसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है, और मर्डेगा कप। क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। टेबल टेनिस से संबंधित है जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप तथा रामानुज ट्रॉफी। बैडमिंटन से संबंधित है नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप और नेहरू कप फेडरेशन कप, ये संबंधित है बास्केटबॉल से। पोलो की बात करें तो पोलो से संबंधित है पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप। और गोल्फ की बात करें तो इससे संबंधित है वालकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख खेल और उनसे जुड़े खिलाड़ियों की। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं 9, रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15, पोलो में होते हैं 4। तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं 4, वाटर पोलो में 7 होते हैं, खो खो में कितने होते हैं 9 होते हैं, कबड्डी में होते हैं 7, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इन तीनों में कितने होते हैं 11 होते हैं। तो इसमें क्रिकेट का तो सबको पता है, तो हॉकी और फुटबॉल में भी उतने होते हैं जितने क्रिकेट में, मतलब कि 11। और 7 होते हैं नेट बॉल में तथा 6 होते हैं वॉलीबॉल में। और टेनिस या टेबल टेनिस में होते हैं 1 या फिर 2, बास्केटबॉल में होते हैं 5 और जिम्नास्टिक में होते हैं 8। अब हम लोग एनवीएस, केवीएस तथा DSSB में जीके से जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला है नोंग कर्म त्यौहार, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मेघालय में। त्रिपुरा किस राज्य के लोक नृत्य से जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा होजगिरी। तो होजगिरी आए किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है त्रिपुरा से। कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे वसंत ऋतु के सुहाने मौसम विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा राउफ। एक भारतीय युद्ध कलाएं हैं जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। तो हो जाएगा कलरी पायट। और भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से किया जाता है। तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तथा भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है तमिलनाडु में। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है असम का। और कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है, तो हो जाएगा केरल। और मोहिनी अट्टम भी कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है केरल से। तो केरल से कथकली भी है, मोहिनी अट्टम भी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। चेराव भारत का बहुत पुराना पारंपरिक नृत्य है, कहाँ, तो ये मिजोरम से संबंधित है। तथा नए साल की शुरुआत से पहले आयोजित अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक जल उत्सव का नाम क्या है, जिसमें भगवान बुद्ध की छवि को पवित्र जल से औपचारिक स्नान कराया जाता है। तो यह है नाम संगकेन। और टिम्पाड़ी किस राज्य का नृत्य या फिर नृत्य व नाटिका है, तो यह है गुजरात का। सिंधु दर्शन त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है लद्दाख में। प्रसिद्ध संगीतकार MS अनंतरामन जिनका निधन 2018 में हो गया था, वह किस यंत्र के प्रतिपादक थे, तो वो थे वायलिन के। सोनल मानसिंह नृत्य के किस रूप के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है भरतनाट्यम के लिए। और शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है, तो ये है संतूर वादक हैं। सिनेगॉन इनका पूजा स्थल है, तो ये यहूदी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। तथा मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली है और यह भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है, तो यह है बिहार से संबंधित। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य में निपुण थे, तो ये थे शहनाई वादक। और भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारत के एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व बिस्मिल्लाह खां किससे जुड़े थे, तो ये जुड़े थे शहनाई से। इसका मतलब बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। कालिदास सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो दिया जाता है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और दृश्य कला के क्षेत्र में। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का है। और असम के लोगों का प्रमुख पर्व नृत्य कौन सा है, तो यह है बिहू। बिरजू महाराज किससे संबंधित है, तो ये कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है उत्तर प्रदेश का। गोपी कृष्ण किस नृत्य के प्रकार के विद्वान थे, तो ये थे कथक के। और शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो ये है संतूर वादक। 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है। ये प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है। डांडिया कहाँ का स्थानीय नृत्य है, तो यह है गुजरात का।
और कर्नाटक गढ़ कला परिषद किस संगीत को समर्पित वार्षिक सम्मेलन है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक संगीत को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 31 मई को। किस नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस में। प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। वार्षिक आयोजन मतलब कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाई जाती है 5 जून को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस और किसका भी है साथ में, तो ये हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 21 जून 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय दीनशालता यानी चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है इंदिरा नुई। होम इन द वर्ल्ड ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अमर्त्य सेन के द्वारा। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसके द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है, तो ये हो जाएंगे झुम्पा लाहिड़ी। और दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य कविता महाभारत में कितने से अधिक श्लोक हैं, तो इसमें हो जाएगा 100,000 मतलब कि 1 लाख। और वाद रायन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है उत्तरी मीमांसा। बृहद संहिता के लेखक कौन है, तो ये है वराहमिहिर। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी मेंबर होते हैं, तो इसमें होते हैं 5। कौन कौन से हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बात करते हैं युद्धाभ्यास की, तो ये किन किन देशों के बीच में होता है, तो ये होता है भारत और यूएसए के बीच में। इंद्र नेवी किस किस के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास है, तो ये है भारत और रूस के बीच में होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास। और भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, तो ये है असम राइफल। भारत के मल्टीटास्क सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का नाम तेजस किसके नाम पे किनके द्वारा रखा गया था, तो ये रखा गया था अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। तो ये रखा गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है, तो यह आगरा में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह है खड़कवासला में। एलोरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के कहाँ स्थित है, तो यह है औरंगाबाद में। और अजंता कहाँ है, तो वो भी महाराष्ट्र में ही है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं, तो यह है एमपी में। कौन सा हिंदू मंदिर विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में स्थान रखता है, तो इसमें हो जाएगा अक्षरधाम मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे ऋषि शुनक जी आए थे, तो ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। भारत में एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो यह है यूपी में। भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में है, तो यह है मध्य प्रदेश में। उंडवल्ली गुफाएं कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में। भासगो किला कहाँ है, तो यह है लद्दाख में। गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में है, तेलंगाना में है। स्वर्ण मंदिर भारत में कहाँ है, पंजाब में है। आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था अकबर के द्वारा। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे, तो ये थे सैम मानकेशा। ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो ये हिमा दास को कहा जाता है। एक सफल भारतीय बिजनेस टाइकून था। और रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी धीरूभाई अंबानी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किससे है, तो ये पुर्तगीज से है, तो ये पुर्तगाल के हैं। नीता अंबानी को व्यक्तिगत सदस्य चुना गया है किसका, तो ये चुना गया आईओसी का। और रघुराम राजन ने रिजर्व बैंक से अलविदा किया था कब, तो ये 4 सितंबर 2016 को। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसमें हो जाएंगे अजय बंगा। तो ये डेविड मालपास नहीं है, अभी कौन है, अभी है अजय बंगा। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम कब जीता था, तो ये जीता था 2009 में। भारतीय ओलंपियन साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है तैराकी से। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो यह है हॉकी से। और 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो यह है मिताली राज। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। और साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता था किस वर्ग में, तो ये जीता था 58 किलोग्राम कुश्ती में। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये थे आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है मैरी कॉम की आत्मकथा कौन सी है, तो हो जाएंगे अनब्रेकेबल। महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने रियो ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था, तो ये हो जाएंगे पीवी सिंधु।
खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? तो यह है शतरंज से। तथा स्नीकोमीटर का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। और डेविस कप इसका संबंध है लॉन टेनिस से। भारतीय क्रिकेटर ने वह कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने खेलों के सभी प्रारूप में भारतीय टीम की कैप्टन रहे हैं? तो ये रहे हैं MS धोनी, मतलब महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है बुक दिया है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मेगन मार्केल। और अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ये है विक्रम सेठ। हाल ही में पेश की गई पुस्तक द गुड द बैड एंड द रिडिकुलस के लेखक कौन है? तो ये हुमा कुरैशी और खुशवंत सिंह हैं। ये करंट का था, उस टाइम आया था, तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम लोग रिसेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट बुक और अवार्ड्स हैं उन सभी को करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस करेंगे। फैट सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे लियोनार्ड गार्डनर। प्रसिद्ध पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ अ कॉर्प्स बियरर के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे साइरस मिस्त्री। वाई आई एम एन एथियस्ट इसके लेखक हैं भगत सिंह। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। किन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना की है? तो ये की गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। एडवेंचर ऑफ शरलॉक होम्स किताब के लेखक कौन है? तो ये है आर्थर कॉनन डॉयल। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किस देश को अर्थशास्त्र के लिए सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है USA को। और नोबेल दिया जाता है तो भौतिकी में, रसायन में, शरीर विज्ञान में, या औसत विज्ञान में, साहित्य में, शांति में और इकोनॉमी। तो हाल ही में जितने भी नोबेल दिए गए हैं उन सभी को हम लोग करंट अफेयर के एक अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान हेतु दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी जिन्हें 2014 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था, वे किसके संस्थापक हैं? तो इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो यह है विष्णु शर्मा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो यह है भारत रत्न। और डॉक्टर S राधाकृष्णन तथा डॉक्टर CV रमन के साथ और किसको 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था? तो यह किया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। सचिन तेंदुलकर के साथ किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो हो जाएंगे प्रोफेसर CNR राव को। यूनेस्को की कामकाज की भाषा या भाषाएं हैं कौन कौन सी? तो इसमें अंग्रेजी तथा फ्रेंच। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने मेंबर हैं? तो हो जाएंगे 193। कितने स्थायी हैं? तो यह है 5 परमानेंट मेंबर। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मतलब कि यूनेस्को के द्वारा भारत में फिलहाल कितने विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता दी गई है? तो अब हो गई है 48। तो जो भी हैं रिसेंट के उन सभी को हम लोग करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है जिनेवा में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनेस्को का वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर ये द हेग स्विट्जरलैंड में है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। तथा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो ये होती है 2 वर्ष के लिए। तथा G15 आर्थिक सह संस्थान किससे संबंधित है? तो ये तृतीय विश्व राष्ट्रों से संबंधित है। यूएनओ की मुख्य संस्था स्थित है कहाँ पे? तो ये है न्यूयॉर्क USA में। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो ये है 193। यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा।